हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12। मेरा नाम है विशाल और आ गया हूं रखने आप सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पे एक नया सीरीज शुरू किया है बच्चों, जिसका नाम है 12th बोर्ड स्प्रिंट सीरीज, जिसमें कि बच्चों हमारा टारगेट है कि बोर्ड 2024 में फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना। कितना बच्चों? 95 प्लस मार्क्स लाने का अपना टारगेट है। तो बच्चों इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर का एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे कि कई बार क्वेश्चन आए हैं और बिल्कुल 99% चांस है कि क्वेश्चन इनसे आने हैं तो आने हैं, ठीक है बच्चों। तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद जितने भी बोर्ड में कुछ जितने भी मतलब हद से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इसी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नाम क्या है बच्चों? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, सो आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी। आई हैव बीन अवार्डेड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल अवार्ड and I have been teaching the students of both JEE and NEET field from last 2 years. So this is my brief introduction बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब जब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को पता है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसका वैल्यू होता है बच्चों F इज इक्वल टू QVB। F इज इक्वल टू QVB, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, राइट है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों एंटर करता है कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, तो क्या करता है उस समय बच्चों पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब बच्चों अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की ओर है और अपना जो पार्टिकल है बच्चों तुम देख सकते हो इस तरीके से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो भैया पार्टिकल इधर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है बच्चों तो इसके ऊपर एक अंदर की ओर फोर्स लगता है। ये देख सकते हो तुम, ये जो रेड कलर से जो दिख रहा है बच्चों ये फोर्स वेक्टर है। ये क्या कर रहा है बच्चों? ये फोर्स वेक्टर इस चार्ज पार्टिकल को अंदर की ओर मतलब सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या करता है बच्चों? क्या करता है? इंड्यूस कर देता है। तो ये क्या होता है बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसके ऊपर एक लगता है फोर्स, जो कि आप QVB है। और लेकिन ये फोर्स इस पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, जिसकी वजह से क्या करता है बच्चों? ये सर्कुलर मोशन करने लगता है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा किधर लग रहा है बच्चों? अंदर की ओर लग रहा है, राइट है। फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? ये एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। अब ये सर्कुलर मोशन बच्चों अगर कर रहा है तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करती है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा सर्कुलर मोशन में? तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? ये इसकी वैल्यू होती है सर mv²/r। कितना होता है भाई? mv²/r। अब ये फोर्स लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज QVB के बराबर हो जाएगा। V से B काट दो तो R इज इक्वल टू आ जाएगा भाई mv/QB। R इज इक्वल टू mv/QB। तो याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फार्मूला पूछे तो आपको 1 नंबर में पूछेगा, और फार्मूला के साथ एक न्यूमेरिकल भी डाल देता है तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ऑफनली आस्क्ड टॉपिक है ये, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें कि वो चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, याद रहेगा, ये याद रहेगा भाई। अगर इसी में अगर आपसे पूछे बच्चों कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इतना पाथ में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा भैया, तो दैट इज योर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना? एक चक्कर, यानी कि सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि हो जाएगा बच्चों ये 2πr अपॉन में स्पीड। क्या भाई? स्पीड, राइट है। अब R के वैल्यू आप लोग यहां से उठा कर रख दीजिए। R का वैल्यू बच्चों यहां से उठा कर रख दो तो T की वैल्यू आ जाएगा 2πm अपॉन में QB। 2πm अपॉन में QB आ जाएगा भाई। क्लियर है? 2πm अपॉन QB, दिस विल बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकल जाएगा
चलो भाई अच्छी बात है, टाइम पीरियड निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको बोले बच्चों ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा सर होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी है क्या बच्चों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने जस्ट निकाल लिया 2 पाई m/में क्यू बी। ठीक है भाई, निकाल सकते हैं, सारा चीजें निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, चलो अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी होता है सर 1/टी। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ दे, उस तरीके से आपको कुछ भी पूछ दे, आप सारा का सारा चीज निकाल सकते हो क्या बोर्ड में। ठीक है भाई, चलो ये था अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसी में एक चीज और कि इफ वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी, दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, द मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी इज एज बिफोर एज सर्कुलर वन, देयर बाय द प्रोड्यूसिंग अ हेलिकल मोशन रेडियस इज गिवन बाय दिस। अगर ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना बच्चों, अगर भैया हमने देखा कि जब अपना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब अपना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है बच्चों, वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी, दिस कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो होता क्या है कि जब एक कंपोनेंट, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि जैसे ये है, ये ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है भाई, इधर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट है, इधर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो समझना ध्यान से, अगर अपने पास वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, मान लो बच्चों वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट है, जिसका एक कंपोनेंट आप लोग कह सकते हैं कि इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो पाथ होगा इसका, इस सर्कुलर तो पाथ होगा, लेकिन सर्कुलर पाथ करते हुए आगे भी बढ़ेगा। ये देखो, सर्कुलर पाथ करते हुए आगे बढ़ाते जाओ तो तुमको लगता नहीं है कि स्प्रिंग टाइप का शेप हेलिकल पाथ बन जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में देख सकते हो तुम, हेलिकल पाथ बन रहा है। अपने को क्या मिल रहा है भाई, हेलिकल पाथ, मतलब कि सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। देखो आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, और इस कंडीशन में रेडियस सेम रहने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों बायो सेवर्ट लॉ की। बायो सेवर्ट लॉ 1 से 2 मार्क्स में इसका फॉर्मूला पूछ देता है, याद रखिएगा। तो बायो सेवर्ट लॉ के सीधे डेफिनेशन पूछता है और सीधे फॉर्मूला पूछ देता है 2 नंबर में। तो देखो यार, बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट लेंथ dl एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर अपने पास एक करंट एलिमेंट है, ये देखो, ये एक वायर है, ये क्या है बच्चों, वायर है। इस वायर की वजह से आपको बोलेगा कि भैया एक बात बताओ, इस वायर की वजह से इसके पॉइंट, मान लो कि जिस वायर पे आपने ले लिया एक पॉइंट, है ना, इस पॉइंट की लेंथ होगी dl, इस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। इस dl करंट एलिमेंट की लेंथ की वजह से r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायो सेवर्ट ने बताया कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ना भाई, अगर छोटा सा आपने लेंथ लिया है तो छोटा सा क्या आएगा सर, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो dB जो होता है सर वो dl के प्रोपोर्शनल होता है सर, यानी कि जो भी आप लेंथ लिया उसके प्रोपोर्शनल होगा, और जो dB होगा सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, राइट है ना। तो इनको मिला दिया तो ये dl अपन में r स्क्वायर, और उसके साथ साथ बच्चों जो ये होता है ये थीटा के प्रोपोर्शनल भी होता है। ये एंगल जितना एंगल बनाता है ये थीटा, उसके साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर आप सभी को मिला देते हैं बच्चों, है ना, एक चीज और है ना भैया, अगर एक बात बताओ, जितना करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, राइट। तो जो dB होता है वो क्या होता है, करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है, करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है, dB प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप सबको मिला देते हैं बच्चों, देखो I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r, I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो आ जाता है अपने पास कांस्टेंट म्यू नॉट अपन में 4 पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर करंट एलिमेंट dl, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अगर बात किया जाए बच्चों, हम लोग बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं अब, तो ये क्या होता है बच्चों, इन्होंने ये बोला कि दिस लॉ स्टेट दैट द इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B along the imaginary closed path is equal to the product of current enclosed by the path and permeability of the medium। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल सी बात ये बोली भाई कि एक करंट एलिमेंट है, एक करंट एलिमेंट है ना, एक करंट कैरिंग वायर है,
है ना, सीधा वायर है, इस सीधा वायर में कितना करंट बह रहा है भाई, आई करंट बह रहा है, राइट है। तो अगर आपको अगर पता है राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल अगर लगाओ बच्चों, है ना, करंट बह रहा है ऊपर की ओर, है ना, और उंगलियों को कर्ल करो तो जरूर देखो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है क्या, तो ये सर्कुलर पाथ क्या बताता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इससे इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो करना क्या है भैया, जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पे एक सर्कुलर लूप बना दो, है ना, और उस लूप का बच्चों लाइन इंटीग्रल ले लो, यानी होल इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो ये जो लाइन इंटीग्रल होता है, एम्पियर्स ने बोला कि ये जो लाइन इंटीग्रल होता है ये होता है सर म्यू नॉट इनटू इस लूप में कितना करंट इनक्लोज जा रहा है, यानी कि आई इनक्लोज, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला कि जो लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। एम्पियर्स लॉ समझ में आ गया क्या, एम्पियर लॉ समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आप सभी को, तो भैया आप सभी को पता है बच्चों, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, क्या इनफाइनाइट वायर है, और इससे आर डिस्टेंस पे अगर आप सभी को क्या निकालना है भाई, आर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो सर करोगे यही फॉर्मूला लगाओगे, लिखोगे होल इंटीग्रल बी डॉट डी एल, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू करंट इसमें बह रहा आई तो म्यू नॉट आई। अब देखो बी डॉट डी एल, भाई देखना है ध्यान से, बी भी किधर, इस डायरेक्शन में, और लेंथ भी किधर, डीएल भी किधर, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो बी डीएल कॉस थीटा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। बी को बाहर कर दो, बी को अगर बाहर कर दिया आपने तो हो जाएगा होल इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा भाई म्यू नॉट आई, और डीएल है ना भाई, छोटे से लेंथ को पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो तुमको लगता नहीं है इस पाथ की लंबाई आ जाएगी, यानी कि सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू भाई फार्मूला निकल के आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो यही होता है बच्चों b का वैल्यू, आप सभी को पता होगा, है ना। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। समझ गए सभी लोग, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है भैया, क्या करना है कि अपने को कॉपर वायर को एक नजदीक बहुत छोटा, मतलब बहुत नजदीक लूप्स बना दो, क्या बना दो, लूप्स बना दो, और उसमें प्रोवाइड कर दो बच्चों करंट, है ना। उसमें करंट को अगर फ्लो कराते हो तो एक तरीके से इसको बन जाता है सोलेनॉइड, जो कि एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चों, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसमें कि आप सभी लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या सोलेनॉइड की जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एकदम स्ट्रेट होती हैं और बाहर की ओर बहुत दूर दूर होती हैं, है ना, सर्कुलर लूप बनाती हैं। आप सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाती हैं, राइट है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों ये क्या होता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो होते हैं बच्चों, जो भी होता है इधर जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी की वैल्यू बहुत जीरो होती है, बी की वैल्यू मतलब नेग्लिजिबल होती है बाहर की ओर, राइट है, याद रखिएगा, है ना। तो सोलेनॉइड को आप इस तरीके से बना सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो ये है बच्चों, इसमें हमने क्या किया, कॉपर वायर को लपेट करके अगर हमने करंट फ्लो कराते हैं तो देखिए एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और इसमें जो पिन्स हैं ये पिन्स जाके चिपक जा रहे हैं इसमें, राइट है। तो ये होता है बच्चों सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी फार्मूला याद रखना म्यू नॉट एन आई, मतलब कि सोलेनॉइड के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना भाई, सॉरी मतलब कि हाँ, कि सोलेनॉइड कितना लंबा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिंपल डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, राइट है, समझ गए। चले अगला बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट का टैग भी लगा दिया मैंने। देखो कह रहा है बच्चों फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, 2 से 3 नंबर में सवाल आता है तो आता है, राइट है। तो 2 पैरेलल वायर्स हैं, है ना, 2 पैरेलल वायर्स है जिनमें कि करंट बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है बच्चों I1, इसमें करंट बह रहा है I2। तो 2 वायर्स को अगर आप एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा करके रख देते हो नजदीक में, तो इनके ऊपर लगता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों तारों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो क्या लगता है बच्चों, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्या लगता है, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन लगता है और ये दोनों तार एक दूसरे को खींचते हैं, राइट। तो ये दोनों तार एक दूसरे को खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो भैया आप सभी को पता है कि अगर ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो इसके वजह से एक बात बताओ, इसके वजह से मान लो कि इस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सर इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r। हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r, राइट। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा हुआ है, यानी कि जब कोई वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और जिसमें कोई करंट भी फ्लो होता है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, F इक्वल टू BIL। याद है क्या, BIL फोर्स लगता है, राइट है। तो भैया इसको मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है, इसके B1 में करंट बह रहा है I2 और इसका हमने लेंथ ले लिया डेल्टा एल। डेल्टा एल लेंथ की हम लोग बात करते हैं, डेल्टा एल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा भाई इसमें कितना कि I2, भाई इसमें करंट बह रहा है ना, क्या हो जाएगा I2 डेल्टा एल बी, तो हो जाएगा बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमें चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए कि पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, ये हो जाएगा बच्चों I2 और B की वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। ये होती है बच्चों फोर्स की वैल्यू जब दो वायर्स को एक साथ रखा जाता है, याद रखिएगा, है ना, निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। और याद रखिएगा जब दोनों वायर्स में करंट एक ही डायरेक्शन में बहता है तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दोनों वायर में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, एक इसमें और एक इसमें, मतलब एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी तार एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, राइट है भाई। याद रखना ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r होता है फोर्स का वैल्यू। क्लियर है, चलिए आगे चला जाए भाई। अगला सवाल, अगला टॉपिक 2 से 3 नंबर में आता है, क्या है भाई, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया एक रेक्टेंगुलर कॉइल है अपने पास, ये देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया अपने पास, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने रखा है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, इन नॉर्थ साउथ दो बड़े बड़े मैग्नेट हो गए, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इन दोनों के बीच में आपने एक बहुत बड़ा मैग्नेट रख दिया, मतलब इन दो बहुत बड़े मैग्नेट के बीच में आपने एक कॉइल रख दिया है। इस कॉइल एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ है A और विड्थ हो गई भाई B हो गई, राइट है। तो होगा क्या कि इसके ऊपर लगता है बच्चों फोर्स, है ना, इसके ऊपर लगता है फोर्स। याद रखिएगा सबसे पहले तो देखो यार, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को दिख रहा है, ब्लू कलर का जो डायरेक्शन दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये ब्लू कलर से जो लाइंस दिख रहे हैं दोज लाइंस आर टेलिंग अबाउट यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, और ध्यान समझिएगा, है ना, और अपने पास बच्चों ध्यान समझना, और अपने पास क्या है कि अपने पास ध्यान से समझना कि अपने पास एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो इसमें अपने पास क्या है बच्चों, अपने पास लग रहे हैं फोर्स, इसके सारे के सारे आर्म्स पे लग रहे हैं फोर्स, है ना। अब इस सारे आर्म्स पे जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स अपोजिट में है, देखना ये फोर्स ऊपर की ओर, ये फोर्स नीचे की ओर, और फोर्स बराबर होगा, क्योंकि देखना मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है भाई ये होता है सर BIL। तो भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर है, करंट भी जो बारह समय बराबर है, और लेंथ भी देखो इसका और इसका लेंथ बराबर है, तो देखो फोर्स बराबर हो गए लेकिन डायरेक्शन ऊपर नीचे है, एक पे फोर्स लग रहा है ऊपर, दूसरे पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन अगर बच्चों आप सभी लोग पता होगा आप सभी को कि अगर सोच भी सकते हो नॉर्मली, अगर एक मान लो ये वायर है, इस वायर पे बच्चों एक एंड पे फोर्स ऊपर लग रहा है, एक एंड पे फोर्स नीचे लग रहा है ना, और ये घूमने के लिए अगर फ्री है तो आपको लगता नहीं है कि ये घूम जाएगा, बोलो भाई, ये लगता नहीं कि घूम जाएगा, सर घूम जाएगा। तो घूमने की वजह से एक टॉर्क उत्पन्न होता है, वो टॉर्क की वैल्यू होती है बच्चों IAB साइन थीटा। कितना होता है, IAB साइन थीटा होता है, और I इंटू A को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B भी कह सकते हैं, M क्रॉस B भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। चलो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, अभी एक सवाल हमने लिया है इसके ऊपर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब एक लूप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, या फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए रखे n, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसका शॉर्टकट में याद करने का तरीका था बच्चों टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, इस तरीके से भी आप सभी लोग याद कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा भाई, ठीक है। हो जाएगा याद, हो जाएगा क्या सभी को याद। चलो
आगे चलते हैं। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी सबको बता भी दिया। देखो क्या कह रहा है कि अ स्टेडी करंट I1 फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, another wire carrying steady current I2 in the same direction is kept close and parallel to the first wire. So with the help of diagram how the magnetic field due to the current I1 exert a magnetic force on the second wire, write the expression of this force. तो कह रहा है अभी जस्ट हमने जो बताया कि दो पैरेलल वायर्स को जब एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको दिखाइए और इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो यार आप सभी को पता है बच्चों कि ये है अपने पास पहला वायर, ये है अपने पास बच्चों दूसरा वायर। पहले वायर में करंट बह रहा है I1, दूसरे वायर में करंट बह रहा है I2, ठीक है। चले I1 I2 करंट बह रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलली रखे हुए हैं, बीच का डिस्टेंस है बच्चों R, बीच का डिस्टेंस रखा हुआ है R। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इस वायर पहले वाले वायर की वजह से R डिस्टेंस पे आप सभी को पता है भैया, आप सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस टाइप से लूप बनाते हुए आगे बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है भाई, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होंगे। सर बिल्कुल सही बात है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है भाई, देखो तो देखो क्या करो, करंट किधर बह रहा है सर, करंट बह रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, मैग्नेटिक फील्ड अपना अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर भाई, अंदर की ओर है, राइट। ये आपको दिख रहा है प्लेन में ना, अगर आप दो वायर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, अंदर की ओर उंगलियां कर दो, अंगूठा को कर दो जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा भाई, इधर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर। यानी कि तुम देख सकते हो कि इस कंडीशन में फोर्स किधर लग रहा है, तो सर इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स लग रहा है सर अंदर की ओर, यानी कि फोर्स खींच रहा है, यानी ये वायर इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया फोर्स। नाउ अब इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो सर इस फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो फोर्स होगा ये फोर्स आप सभी को पता है भाई B इंटू इसमें कितना करंट बह रहा है I2 इंटू इसका हमने लेंथ ले लिया L, क्योंकि किसी न किसी लेंथ पे ही बात करोगे फोर्स कितना लग रहा है, राइट। क्योंकि लेंथ आप सभी को दे नहीं रखा था, हमने मान लिया लेंथ L है, राइट। अब देखो B जो है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है सर, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से है। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितना होता है, ये होता है सर म्यू नॉट I अपॉन में, I की जगह I1 हो जाएगा 2 पाई R इंटू I2 इंटू L, ये हो गया फोर्स। और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। ये हो गया बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर। सिमिलरली इसके वजह से आप इस पे निकालोगे तो सेम फोर्स निकलेगा, यानी कि अगर मैं बोल दूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों के दोनों बच्चों बराबर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दिस विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बस डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, 3 नंबर में आता है ये डेरिवेशन, 3 नंबर में ये डेरिवेशन आता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, थ्योरी बस लिख देना है कि सर ऐसे ऐसे बात हो रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन आ रही है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि यूज एम्पियर सर्किटल लॉ obtain the expression for the magnetic field due to a long solenoid at a point inside the solenoid on its axis, ठीक है भाई। तो देखो क्या कह रहा है यार कि अपने पास सोलेनॉइड है, क्या भाई, अपने पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट लेना है उसके एक्सिस पे, वहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो भाई सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, सोलेनॉइड होता तो इस तरीके से है, ठीक है, सोलेनॉइड होता है इस तरीके से, राइट है ना भाई। इसमें आप लोग क्या कहते हो, करंट फ्लो करा देते हो, है ना भाई। तो इसको इसके एक्सिस पे अंदर की ओर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। तो यहाँ देखना ध्यान से भाई, यहाँ और इसको, इस ऊपर वाले बाउंड्री और नीचे वाले बाउंड्री को मैंने इस तरीके से बना दिया है, ऊपर वाले बाउंड्री और नीचे वाले बाउंड्री को मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया है, उसमें करंट बह रहा है I। कितना करंट बह रहा है भाई, I करंट बह रहा है, राइट है ना, समझ में आ गया। चले तो देखना है ध्यान से, अब ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, ठीक है। तो मैंने 2 लूप बनाया बच्चों। यहाँ पे देखो पहला लूप ये है ABCD जो कि बाहर है,
जो कि क्या है बच्चों, बाहर के लिए है ना। और एक दूसरा लूप मैंने बनाया बच्चों, देखो क्या बनाया, पी क्यू आर एस, क्या बनाया, पी क्यू आर एस, ये दूसरा लूप हो गया अपने पास, पी क्यू आर एस एक दूसरा लूप हो गया। तो अपने को निकालना है इसके अंदर वाले पॉइंट पे, यानी कि अपने को खेल खेलना पड़ेगा पी क्यू आर एस वाले लूप में, है ना। देखो ए बी सी डी जो लूप है वो बाहर, सोलेनॉइड के बाहर बाहर है, सोलेनॉइड के बाहर है, राइट। और जो अंदर वाला जो ये पी क्यू आर एस जो लूप है, ये सोलेनॉइड के अंदर से गुजर रहा है। कहाँ गुजर रहा है, सोलेनॉइड के अंदर से गुजर रहा है, क्योंकि एम्पियर सर्किट और लॉ के लिए अपने को लूप बनाना पड़ता है, तभी तो आई इनक्लोज निकालोगे ना कि उस लूप में कितना करंट इनक्लोज हुआ है ना। तो भैया अपने पास लूप हमने बना दिया। अगर हम लोग बाहर वाले लूप की बात करें, है ना, डेरिवेशन देख लिया जाए, तो बाहर वाले लूप की लिए बात करते हैं बच्चों, तो कंसीडर सिमेट्रिक लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू n। तो हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया, लंबा सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है भाई, n है। चलिए, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, देन बाय द राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपना सर इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है बात, अरे नहीं समझ में आ रहा, अरे देखो करंट ऐसे बह रहा है ना, करंट देखो ऐसे बह रहा है, तो राइट हैंड रूल लगा लो यार, राइट हैंड रूल लगा लोगे, देखो करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, ऐसे होता है। और जब करंट ही सर्कुलर बह रहा है, करंट ही जब सर्कुलर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना एक्सिस में इस डायरेक्शन में है, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड किधर भाई, इस एक्सिस में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में है, याद रखना। चल अब देखो फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो हमने आउटसाइड द सोलेनॉइड हमें फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कंसीडर अ क्लोज पाथ एबीसीडी अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द दिस पाथ। तो क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू इनटू आई इनक्लोज कितना, 0। इसमें आई इनक्लोज कितना, इस लूप में देखो, इस लूप में कहीं भी कोई करंट बह रहा है क्या, नहीं बह रहा। इस लूप में कहीं भी कोई भी करंट नहीं दिख रहा आपने को, क्योंकि बाहर बाहर है, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इनक्लोज 0 सिंस नेट करंट इनक्लोज बाय द पाथ इज 0। नेट करंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना करंट देखो, जितना करंट इसे एंटर कर रहा है उतना ही करंट बच्चों क्या आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। समझ के नहीं समझे, ठीक है। इस लूप से जितना करंट देखो ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, सेम करंट क्या जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो नेट करंट क्या है, इस पाथ में इनक्लोज जो है वो 0 है। नेट करंट कितना है भाई, 0 है। तो इसलिए बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0। दिस मींस द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। तो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों 0 होता है, लेकिन हमें अंदर निकालना है, उसके एक्सिस पे निकालना है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फिर से क्लोज पाथ पी क्यू आर एस समझना है। पी क्यू आर एस हमने एक क्लोज पाथ ले लिया, पी क्यू आर एस। चलो, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वेक्टर बी पाथ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस पाथ में मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, तो होल इंटीग्रल पाथ पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू पी से क्यू में, देखो जरा यहाँ से पी से क्यू में, क्यू से आर में, आर से एस में और एस से पी में। अपने को भाई अपने पास 4 रास्ते हो गए ना, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। इन चारों रास्तों में क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो पी से क्यू बी डॉट डीएल, क्यू से आर बी डॉट डीएल, आर से एस बी डॉट डीएल और एस से पी बी डॉट डीएल। अब ध्यान समझना, ध्यान समझो यहाँ पे, इस पी से क्यू पाथ में, पी से क्यू पाथ में मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, और लेंथ भी किधर है, इधर है। तो इन दोनों के बीच थीटा कितना, 0 डिग्री, राइट है। इसमें देखो, इस पाथ में देखो सर बी तो इधर है लेकिन लेंथ उधर है, तो सर एंगल कितना, 90 डिग्री। इसी तरीके से सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है सर, आपका लेंथ इधर है सर, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। यानी कि जो आर, जो क्यू आर है और जो एस पी है, जो क्यू आर दिख रहा है बच्चों और जो आपको एस पी दिख रहा है, ये जो क्यू आर दिख रहा है जो एस पी दिख रहा है, इसमें बी डॉट डी एल है ना, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, बी डी एल कॉस 90 मतलब 0, बी डी एल कॉस 90 मतलब 0 हो जाएगा, राइट। तो भैया इसमें, इस पाथ में और इस पाथ में इसका क्लोज होल इंटीग्रल कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। और ये हो जो आर एस पाथ की बात कीजिए तो बी डॉट डीएल देखेंगे आर एस पाथ में, तो बी डॉट डीएल अगर देखिए तो हो जाएगा बच्चों बी डीएल। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ आप ले रहे हो इधर, तो कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। लेकिन आप सभी को मैंने बताया बाहर वाले पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे बी ही 0 हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस पाथ में और इस पाथ में और इस पाथ में, यानी तीनों पाथ में
पी क्यू को छोड़ करके तीनों पाथ में टोटल होल इंटीग्रल कितना आ गया, 0 आ गया। तो बचा कौन सा पाथ सर, ये वाला पाथ बचा अपने पास। कौन सा पाथ बचा भाई, ये वाला, है ना। तो फॉर पाथ पी क्यू बी डॉट डीएल आर अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, तो होल इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी बाहर कर दिए, डीएल का इंटीग्रेशन बीएल हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। पी क्यू की लेंथ हमने एल मान लिया है। तो देखो, और क्यू आर और एस पी के लिए मैंने आप सभी को बता दिया 90 डिग्री बना था, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और फॉर आर एस पाथ जो कि सबसे ऊपर था, ऊपर वाले पाथ के लिए बी क्या था, 0। भाई आउटसाइड क्या होता है, फील्ड 0 होता है, तो ये पूरा 0। तो देखा जाए बच्चों, अगर पी क्यू आर एस पूरे पाथ में देखा जाए तो अपने पास केवल पी क्यू के लिए आएगा, जिसकी वैल्यू आ गई बी एल, जिसकी वैल्यू आ गई कितनी, आ गई बी एल। और आप सभी को पता है एम्पियर सर्किट लॉ से ये जो आप होल इंटीग्रल निकाल रहे हो क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट इंटू नेट करंट इनक्लोज बाय द पाथ, नेट करंट इनक्लोज बाय द पाथ के बराबर होता है। तो सर ये बी डॉट डीएल की वैल्यू कितना आ गया, बी एल, और म्यू नॉट कितना करंट इनक्लोज है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एल, सॉरी इंटू आई, इंटू क्या हो जाएगा, आई, कैपिटल एन इंटू आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल इंटू आई, तो क्या हो जाएगा एन एल इंटू आई। अब एल से एल काट दीजिए तो बी की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, बी की वैल्यू आ गया भाई म्यू नॉट इंटू एन आई, समझ गए। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, 5 नंबर का डेरिवेशन आता है एम्पियर सर्किट लॉ से सोलेनॉइड के एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, राइट है। तो याद रखिएगा भाई, सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है ना। अंदर डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पे ले रहे हो, किस पॉइंट पे ले रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, आपका बस क्या होता है, मतलब अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, ये डेरिवेशन हो जाएगा, याद रखना बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये। चले अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है भाई, कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P and Q each of radius R and carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center as shown in the figure. Find the magnitude and the direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. तो देखो क्या कह रहा है भाई, कि दो कॉइल्स हैं, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखा गया है सेंटर से। देखो एक पहला कॉइल ये हो गया, और दूसरा कॉइल जो आपने रखा है, दूसरा कॉइल बच्चों आपने कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक कॉइल ऐसे ले लो और दूसरा कॉइल ऐसे ले लो, ताकि इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है। तो क्या रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो भैया कुछ इस तरीके से आप सभी को शेप दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, है ना। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, क्लियर। इस तरीके से आपको इमेज दिया रहेगा। अब देखना ध्यान से, इसमें करंट बह रहा है आई और इसमें भी करंट बह रहा है भाई आई। तो याद रखना, आप सभी को पता है कि अगर अपने पास लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है क्या, एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है, बता सकते हैं जरा बताइए। तो भैया इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, कितना होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये होता है लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इसके वजह से जो लूप खड़ा हुआ है ना, ये जो लूप खड़ा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके सेंटर पे, उसके वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर, दोनों में करंट समान बह रहा है। तो b1 और b2 की वैल्यू तो बराबर हो गई, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें भाई, अगर डायरेक्शन की बात कीजिए तो भैया इसके वजह से, इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस लूप की वजह से देखो इसमें करंट कैसे बह रहा है इधर, तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भाई, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की ओर, और इसके वजह से ये जो लूप ऐसे जो करंट बह रहा है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर, यानी कि b1 इधर है भाई, b2 इधर है अपने पास। तो दो b1 और b2 को मान निकाल लिया, b1 और b2 दोनों बराबर हैं, म्यू नॉट एन आई। तो जब दो बराबर वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगते हैं, तो नेट फोर्स निकाल सकते हो क्या, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नेट होता है ये। तो जो नेट आता है, जो रिजल्टेंट आता है वो कितना होता है, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, या फिर अगर दोनों बराबर है तो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू बी, ये दोनों बराबर ही है ना यार, इसको मान लो b, इसको भी मान लो b, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2b हो जाएगा, अंडर रूट 2b, अंडर रूट 2 इंटू b की वैल्यू यही है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ठीक है, समझ में आ गया सभी के बाद। चल अब देखो रूट 2 से इसको काट दो तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में रूट 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन में रूट 2r हो जाएगा। और कितने एंगल पे लगेंगे, तो सर tan थीटा इज इक्वल टू
B2 बाई B1, तो सर दोनों बराबर है, tan 45 की वैल्यू होता है 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 45 डिग्री पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? 45 डिग्री पे लग रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात क्लियर हो गया? हो जाएगा सवाल, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। ये आप सभी के लिए बोर्ड का ही सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, याद रखना, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को देखना था कि दोनों लूप्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आएगा, आपने देख तो लिया, बट यहाँ पे डायरेक्शन का सबसे बड़ा खेल था। आपको सभी को पता होना चाहिए कि लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब बाहर की ओर होती है, तो इस लूप की वजह से ऊपर की ओर होगी, और ये जो खड़ा लूप है इसकी वजह से इस साइड में होगी। तो दो फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स होता है √2 इंटू F1, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू E हो गया, और इसको काट दीजिए √2 से √2, तो आ जाएगा μ0 NI अपन में √2R, और थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा? 45 डिग्री पे डायरेक्टेड होगा, 45 डिग्री पे डायरेक्टेड होगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बात? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चला जाए आगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द मोमेंटरली रेस्ट? ठीक है, तो देखो यार सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। सवाल ये कह रहा है सर कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है बच्चों, इस थ्रोन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। तो अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है ना, और आपने पार्टिकल को बच्चों प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और इसका वैल्यू मतलब इस पे चार्ज Q है, तो भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा सर? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगेगा सर? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो ये फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगा सर Q इंटू E। फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q इंटू E। तो देखो यार मोशन ये इधर कर रहा है, v स्पीड है से इसको आपने इधर फेंका था, फोर्स लग रहा है इधर की ओर, यानी कि ये फोर्स क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा। किसकी कोशिश करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डेक्सिलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डेक्सिलरेशन, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो यहाँ पे एक डेक्सिलेशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों QV अपॉन में M। QV अपॉन में M हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि डेक्सिलेशन लग रहा है। तो भैया कितनी देर बाद जाकर के रुकेगा ये? कितनी देर बाद जाकर रुकेगा? तो भैया आपने शुरुआत में फेंका था किससे? 20 मीटर पर सेकंड से आपको इधर फेंका था, तो आप सभी को पता है 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका, फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये रुकेगा, तो रुक जाएगा, ठीक है? और रुकने के बाद क्या होगा? उस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। तो देखना ध्यान से। तो यार आप सभी को पता है कि रुकने का मतलब लास्ट वेलोसिटी 0, क्या हो जाएगा बच्चों? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है, तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी को आप लोग कर देंगे 0 इज इक्वल टू u² यानी 20², और जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा -2 एक्सीलरेशन इंटू s। यहाँ से आप लोग s निकाल सकते हो, और a की वैल्यू आप सभी को यहाँ से रख के निकाल जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से भाई देख लीजिए, तो इस तरीके से आप लोग एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, QV/m रख देंगे, तो यहाँ से आ जाता है एक्सीलरेशन 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर रख दीजिए v² - u² इक्वल टू 2s, v² होगा 0 माइनस u² इक्वल टू -2as, यहाँ से s इज इक्वल टू देखेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है? 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गया? कहानी समझ में आ गया? अच्छा सवाल था, सवाल अच्छा था, हो पाएगा? तो देखो यार सवाल अच्छा था, इतना देर के बाद जाकर के अपना जो चार्ज पार्टिकल है वो रुक जाएगा। आगे चलते हम लोग बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। एक एमीटर है जो कि जिसका रेजिस्टेंस है 0.8 एम्पियर, सॉरी 0.8 ओम, जो है 1 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। What must be the value of the shunt resistance to enable the ammeter to measure a current up to 5 एम्पियर, है ना? What is the combined resistance of the ammeter and the shunt? ठीक है भाई, तो देखो यार क्या कह रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सवाल है एमीटर को, मतलब गैल्वेनोमीटर को आपको चेंज करना है एमीटर में, राइट? तो एक एमीटर है जो कि क्या कर रहा है भाई, 0.8 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ये 1 एम्पियर तक करंट मेजर कर पा रहा है। अपने को क्या करना है, एक शंट लगाना है, उस शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि ये जो पूरा सिस्टम है वो 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके, है ना? तो देखो यार
ये अपने पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने इसके पैरेलल में लगा दिया क्या, एक शंट लगा दिया, इसके पैरेलल हमने लगा दिया शंट, है ना। तो अगर इससे देखो करंट बह रहा है भाई, कितना करंट बह रहा है, आई, कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, और ये कितना करंट मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। और इसमें से अपने को अगर 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कराना है तो भैया अगर एक 1 एम्पियर इसमें चला गया तो अपने को 4 एम्पियर किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, 4 एम्पियर अपना इधर जाना चाहिए, बोलो भाई, है ना। तो देखो अगर ये 1 एम्पियर का करंट है और इसका रेजिस्टेंस आप सभी को दे रखा है कितना, 0.8 ओम, कितना दे रखा है, 0.8 ओम। तो अगर 1 एम्पियर 0.8 ओम मेजर करता है तो 4 एम्पियर के लिए कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस, ये आप सभी को निकालना है। तो निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है भाई। देखिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, देखो अपना जो करंट भाई, देखो आप सभी को पता है कि जो वोल्टेज होगा इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू भाई वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, 1 इंटू 0.8 इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना है 4 इंटू रेजिस्टेंस, इसका शंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो हो जाएगा बच्चों 0.2, यानी शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई 0.2 ओम। यानी कि आपको 0.2 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के अपना काम हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ गए सर, समझ गए, है ना। तो ये फार्मूला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वैसे ये आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। शंट का रेजिस्टेंस कितना होता है जब गैल्वेनोमीटर का एमीटर में चेंज किया जाता है। अदरवाइज अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एमीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर आरजी है और इसमें करंट बह रहा है आईजी, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के सीरीज और सॉरी पैरेलल में हम लोग एक शंट लगा देते हैं, है ना। और इस पूरे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं क्या, इस पूरे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं भाई एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद कह रहा था दूसरे सवाल में कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। तो भाई आरजी कितना था सर, आरजी तो अपने पास 1 ओम था, और ये आर शंट आपने निकाल लिया, कितना शंट आपने निकाल लिया भाई 0.2 ओम। तो 1 और 0.2 किस में है, पैरेलल में है। 1 और 0.2 किस में है भाई, पैरेलल में है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट बोल रहा है ना। तो देखो जरा एमीटर का कितना रेजिस्टेंस, इसका 0.8 ओम है, राइट, ठीक है। तो ये हाँ यार हाँ, तो ये जो 0.8 है, ये जो 0.8 ओम रेजिस्टेंस है और ये जो 0.2 ओम रेजिस्टेंस है, ये दोनों केस में पैरेलल में है। पैरेलल का निकाल लीजिए, 1.8 प्लस 1.2 सॉल्व कर दोगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.16 ओम। कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.16 ओम, ठीक है। आसान सवाल था, हो पाएगा बोलो, हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आगे चला जाए नेक्स्ट सवाल। A rectangular coil of sides V and V carrying a current I is subjected to a uniform magnetic field B acting perpendicular to its plane. Obtain the expression for the torque acting on it. ठीक है भाई। तो अभी हमने जो देखा था कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा था बच्चों, टॉर्क की वैल्यू होती है बीना साइन थीटा। क्या होता है, बीना साइन थीटा या फिर एम क्रॉस बी, बीना साइन थीटा या फिर वेक्टर में एम क्रॉस बी होता था। बोलो यही होता था क्या, और यही बच्चों में प्रूव करना है। चले तो देखिए हमारे पास है बच्चों एक टॉर्क है ना, सॉरी एक लूप है अपने पास, एक रेक्टेंगुलर लूप है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, साइड्स वी नहीं साइड्स ए होगा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड बच्चों ये साइड ए है और ये वाला साइड बी है। इसको आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ साउथ के बीच में रख दिया। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ साउथ है तो भैया मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ डायरेक्शन में, जो कि एरो आप सभी को पॉइंट आउट कर रहा है। एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, अभी मान लो इस कंडीशन में ये रखा हुआ है तो देखना यार भाई, देखो ध्यान से, अगर ये लेंथ इस डायरेक्शन में और ये वाला लेंथ भी इस डायरेक्शन में है तो आपको लगता है क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और लेंथ भी इधर है, बी भी इधर है, लेंथ भी इधर है, तो कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। यानी कि इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस वाले की बात कीजिए बच्चों, तो इस वाले पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इधर है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इधर है, तो बच्चों देखो फोर्स किधर लगेगा सर, फोर्स लगेगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये देख लो तो सर फोर्स आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर की ओर है। देखो जरा, है ना, अंगूठे करो करंट डायरेक्शन में, अंगूठे कर दिए करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। यानी कि इस वाले पर फोर्स किधर लग रहा है सर, ऊपर की ओर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भैया उधर है, करंट कितना बह रहा है, करंट कितना बह रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इधर बह रहा है, तो देखो
मेरा हथेली किधर जा रहा है, हथेली नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि जो इस वाले पे फोर्स किधर लग रहा है, इस वाले फोर्स पे लग रहा है F2 जो कि नीचे की ओर है, राइट है, किधर फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर है, राइट है ना। तो आप देख सकते हो अगर अपने पास लूप कुछ इस टाइप से है बच्चों, तो इस वाले पे फोर्स ऊपर की ओर और इस वाले फोर्स इस पे नीचे की ओर, इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो अगर आप एक एलिमेंट ले लेते हो इसको, तो आप देख सकते हो बच्चों इस एलिमेंट पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। सिमिलरली देखो ये फोर्स लगेगा, ये पूरे हर जगह लगेगा ना यार, ये जो फोर्स लगेगा, ये जो आप फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स F1 देखो इस पूरे लेंथ पे हर जगह लगेगा। उसी तरीके से जो फोर्स F2 है पूरे लेंथ पे हर जगह लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो फोर्स इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। क्यों सर? क्योंकि जो F1 है वो क्या हो जाएगा, आई, ये लेंथ हो गया कितना, B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। सिमिलरली F2 भी उतना होगा कि करंट तो सेम ही बह रहा है, लेंथ भी B है और मैग्नेटिक फील्ड तो B है। तो देखो F1 F2 तो बराबर है, फोर्स बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो फोर्स बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन इस कंडीशन में आ जाता है अपने पास एक कपल। क्या आ जाता है, कपल। अब एक कपल टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, क्या कर देता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है वही अपने को निकालना है। तो देखो यार जो F1 की वैल्यू है, मैंने आप सभी को बता दिया, F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू लेंथ इसका है कितना, B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। उसी तरीके से F2 दूसरे पे, ये जो F2 आर्म है BC पे फोर्स कितना लगेगा, ये भी लगेगा IB लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन F1 मतलब F1 और F2 की वैल्यू ऑफ फोर्स देख लिया आपने, F1 और F2 पे फोर्स हमने देख लिया। तो देख सकते हो बच्चों दस नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। इस लूप पे नेट फोर्स तो 0 है, ठीक है, इस लूप पे नेट फोर्स 0 है। देखो मैंने पूरा स्क्रीन पे सब कुछ लिख करके इसलिए आया हूं ताकि आपको बोर्ड में सेम टू सेम इसी तरीके से लिखने आना चाहिए। वैसे मैं कराने को तो ऐसे भी करा सकता हूँ डेरिवेशन, राइट, लेकिन इस पर लिखने का मतलब ये है कि आपको सीखना है कि किस तरीके से आपको बोर्ड में जाकर के राइट मतलब लिखना है, समझ में आ रहा। ऐसा नहीं कि मतलब शायद बिना कुछ बताए F1 F2 लिख दिया और सीधे टॉप निकाल लिया, ऐसा मत करना यार, है ना। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर नंबर आपको मिलेगा फुल में फुल, ठीक है। चले, तो आप देख सकते हो बच्चों कि नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन टू इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल व्हिच एक्सर्ट अ टॉर्क। लेकिन दो बराबर और विपरीत फोर्स जब लगते हैं तो क्या करते हैं, इसको एक कपल दे देते हैं, कपल की वजह से ये घूमने लगता है। तो इस यहाँ पे जो टॉर्क आ गया बच्चों, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो देखना हम लोग एक कंडीशन मान लेते हैं, एक कंडीशन है जब अपना, ये तो नॉर्मल कंडीशन है जब ये हॉरिजॉन्टल है। हम लोग एक जनरल कंडीशन लेके चलते हैं जब ये जो लूप है एक एंगल पे है, ऐसे है, ये लूप अपना इस एंगल पे है ना, ये लूप अपना भाई इस तरीके से है। तो इस एंगल पे है तो बच्चों हम लोग ले लेते हैं, जिस इस एंगल पे है तो हमने एक ले लिया इस तरीके से। तो हम लोग सेंटर से टॉर्क निकाल ले रहे हैं, सेंटर से टॉर्क निकाल लीजिए। तो सेंटर से टॉर्क निकाल लीजिए, तो बच्चों ये हमारे पास एक हो गया, इस वाले पे फोर्स लग रहा है F1 ऊपर की ओर और नीचे लग रहा है इस पे फोर्स F2 नीचे की ओर, राइट। और ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस कितना है वो चाहिए अपने को, राइट है। देखो तो ये है अपना पास ये, ठीक है। इस कंडीशन में, जनरल कंडीशन में ये हो गया अपने पास, ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स F1 और यहाँ पे लग रहा है फोर्स F2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है भाई वो चाहिए अपने को, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है और इस वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो ये कैसे निकलेगा। तो सर ये पूरा का पूरा लंबाई, ये सर पूरा का पूरा लंबाई कितना था, ए था, तो इसका आधा लंबाई कितना हो जाएगा सर, a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना, मतलब ये वाले लंबाई। देखो ध्यान से, ये देखना ध्यान से, ए वाली पूरी लंबाई अपनी कितनी है भाई, ए वाली पूरी लंबाई है अपनी ए, ठीक है। अगर आधा ले लिया तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी सर, a/2, और ये वाली भी लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2। बट अपने को ए वाली चाहिए, ए वाली लंबाई चाहिए, वो कैसे निकलेगा। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x, तो देखो साइन थीटा लगा लो, क्या लगा लो, साइन थीटा लगा लो, तो क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा। अच्छा ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखा जाए ये हो जाएगा भाई, साइन थीटा लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो गया a/2, तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों a/2 साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना हो गया, a/2 साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना, ये डिस्टेंस a/2 ही है और ये भी एंगल थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, a/2 साइन थीटा। कितना हो जाएगा, a/2 साइन थीटा। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a/2 साइन थीटा, फोर्स हो गया F1, यानी F1 इंटू a/2 साइन थीटा
और F2 इंटू ए बाई टू साइन थीटा। अब आप ए बाई टू साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो F1 प्लस F2 इंटू ए बाई टू साइन थीटा। अब F1 और F2 आपने देखा जस्ट दोनों बराबर है, IBB ये भी दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2IBB इंटू ए बाई टू साइन थीटा, 2 से 2 काट दीजिए तो हो जाएगा बच्चों IABB साइन थीटा। अब A इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, ए इंटू बी इसका एरिया नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा IAB साइन थीटा। क्या हो जाएगा भाई, IAB साइन थीटा। अगर तो यहाँ से टॉर्क निकल के आ जाता है बच्चों IAB साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया तो n भी लगा देना यहाँ पे, है ना। और IA क्या होता है बच्चों, m के बराबर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है, तो IA को m से रिप्लेस कर दीजिए तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई सभी के बात क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप सब बच्चों डिराइव कर सकते हैं व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, अच्छा डेरिवेशन था, कर लीजिएगा ये डेरिवेशन भाई सब। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप सभी को आना चाहिए। आगे चला जाए, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल है, पिछला सवाल भी 5 नंबर की था अपने पास। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस सीरीज को कर लो यार पूरा, गारंटी के, मतलब एक्स्ट्रा तुमको पढ़ने की कोई जरूरत है, बोर्ड के लिए इतना मोर देन इनफ है। चले, कह रहा है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट DL कैरिंग करंट I एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, तो कह रहा है बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिख देंगे 2 नंबर का। अगला, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड magnitude of the magnetic field at the center of the circular loop radius R carrying a steady current I, draw the magnetic lines due to the current carrying loop। तो भाई आसान सवाल है यार, है ना, फार्मूला बस लिखने के लिए बोल रखा है। ठीक है, फार्मूला लिख दिया जाए तो बायो-सेवर्ट लॉ के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले बायो-सेवर्ट लॉ लिख लो। तो सर ये होता है मैग्नीट्यूड की अगर बात कर दी जाए तो ये होता है सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये होता है क्या, चले ये हो गया। अब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बच्चों DL क्रॉस R, क्या लिखेंगे, DL क्रॉस R लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या है, अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर हो गया जिसमें करंट I बह रहा है, इसका हमने एक लेंथ ले लिया DL, इसमें का हमने लेंथ ले लिया बच्चों DL, है ना। इससे इस DL लेंथ से एंगल थीटा बनाते हुए एक पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों वेक्टर फॉर्म में अगर आपको देखना है तो सर वेक्टर फॉर्म में होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन में R क्यूब, ये होता है वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R इंटू R क्यूब, याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड लिखना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R को लिख सकते हैं DL R साइन थीटा, DL R साइन थीटा, और एक R से R काट दीजिए तो हो जाएगा बच्चों DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म है, और ये क्या है अपना मैग्नीट्यूड है केवल, क्या ये, दिस इज ओनली योर मैग्नीट्यूड, समझ गए। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर, समझ गए। चले, अब उसके बाद आपको कह रहा था कि एक सर्कुलर क्वाइल है, उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट, ये पूछा है ना। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है बच्चों म्यू नॉट I अपॉन में 2R होता है, बोलो यही होता है क्या, है ना। तो ये होता है एक्सप्रेशन एट द सेंटर। अगर आपको डिराइव करना है ना, कि जैसे आपको पता है रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और वहां पे एक्सिस का जो डिस्टेंस x है उसको 0 कर दीजिए, सेंटर पे निकल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे डेरिवेशन दे रखा है, अगर डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे डेरिवेशन पूछा नहीं था, आपसे बस पूछा था कि सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे कितना होता है, तो सेंटर पे होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R, बस ये आपसे एक्सप्रेशन पूछा था, कर सकते हैं सभी लोग, हो जाएगा। अदरवाइज देखिए मैं आप सभी को डेरिवेशन बता ही देता हूँ, है ना, कि आपसे एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए। तो भैया हमने एक ले लिया रिंग, है ना, जिसका रेडियस है a, रेडियस है इसका a, और इसके रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग ले लेंगे क्या भाई, बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या करता है, एक
करंट एलिमेंट लेता है डीएल लेंथ का, करंट एलिमेंट ले लिया उसने डीएल लेंथ का, तो यहाँ पे आपने करंट एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, तो उसमें जो करंट बहेगी आइडियल, कितना हो जाएगा आइडियल। तो भैया इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो भैया देखो जरा, है ना, देखो पॉइंट को ऐसे करो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस नीचे अगर कोई करंट एलिमेंट लेते हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, देखो किधर हो रहा है। अगर आपने देखो तिरछा लिया तो तिरछा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर इसका देख लिया जाए बच्चों, अगर ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई, है ना, तो ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, है ना। तो देखा ध्यान से, ये एंगल फाई है तो ये का डीबी है तो ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये भी एंगल फाई है तो ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये हो जाएगा बच्चों डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, ठीक है। तो डीबी कॉस फाई कैंसिल आउट, है ना, और इधर हो जाएगा 2 dB साइन फाई, है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं कि अपना अगर मान लीजिए कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी है भाई, 2 dB साइन फाई है। तब जब आप लोग 2 एलिमेंट लेते हो ऊपर नीचे, अगर एक एलिमेंट लोगे तो केवल एक ही आएगा, डीबी साइन फाई होगा, कितना होगा, डीबी साइन फाई। तो अगर आप डीबी साइन फाई लेके चलते हो, अगर आप डीबी साइन फाई लेके चलते हो तो आपको 0 से इस पूरे लेंथ 2 पाई ए, पूरा सर्कमफेरेंस डीएल का पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई ए में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप 2 dB साइन फाई लेके चलते हो तो 0 से पाई ए, आधा परिधि, आधा सर्कमफेरेंस तक ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। देखो तो b इज इक्वल टू हो जाएगा डीबी साइन फाई। अब dB की वैल्यू बताइए, dB की वैल्यू होता है सर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बायोसावर्ट लॉ आप सभी को पता है dB की वैल्यू, ठीक है, इनटू साइन फाई। चले अब साइन थीटा कितना, तो देखो यार अपना जो आर वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर और जो डीएल वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। आर वेक्टर इधर है और डीएल वेक्टर किधर है, आर वेक्टर इधर है और डीएल वेक्टर किधर है भाई, तो डीएल वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। डीएल अपना इधर है और आर वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना सर, साइन थीटा हो जाएगा अपने पास 1, साइन थीटा कितना हो गया 1, तो साइन थीटा हटा दीजिए, बच्चे क्या साइन फाई, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल अपन में आर स्क्वायर, और साइन फाई को भी हटाना पड़ेगा, साइन फाई को भी हटाना पड़ेगा। तो देखो साइन फाई क्या हो जाएगा सर, साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए अपॉन में आर, कितना हो जाएगा ए अपॉन में आर, साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन में आर रख दीजिए, कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपन 4 पाई ए मतलब आई ए अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, और डीएल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डीएल, ए अपॉन आर क्यूब ये हो जाएगा डीएल, क्या हो जाएगा डीएल। अब डीएल को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 पाई तक क्यों, क्योंकि हमने केवल डीबी साइन फाई लिखा था, है ना, तो इसको 2 पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए मतलब आई ए अपन में आर क्यू को बाहर कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2 पाई है ना, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा आपको बच्चों कितना आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपन में 2 आर क्यूब, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपन में 2 आर क्यूब, और आर क्यूब क्या है भाई, ये आर क्या है, ये आर क्या है, तो सर ये आर हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सर अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ से आर क्यूब वैल्यू रख दिया 2, आर क्यूब वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 रख देते हो, है ना, तो इसके x इक्वल टू 0 यानी एक्सिस से जो सेंटर हो 0 है, यानी कि सेंटर पे बात कर रहा है, तो सेंटर पे x इक्वल टू 0, तो सेंटर पे x इक्वल टू 0 रख दो, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r हो जाएगा, समझ गए सभी लोग, ठीक है। तो इन अ करंट लूप बोथ द अपोजिट फेसेस बिहेव एज अ अपोजिट पोल्स, याद रखिएगा करंट लूप में दोनों अपोजिट जो फेस होते हैं वो 2 अपोजिट पोल्स की तरह काम करते हैं, मेकिंग इट अ मैग्नेटिक डाइपोल। वन साइड ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड अदर साइड बिहेव लाइक अ साउथ पोल, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ये लूप है तो एक साउथ नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है और दूसरा साउथ की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, एक तरीके से इस तरह काम करता है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है डेरिवेशन डिराइव करने के लिए कि भैया रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो भैया इस तरीके डिराइव कर सकते हो, 2-3 बार प्रयास कर लेना, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना सवाल, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है ये, है ना, याद रखिएगा। चले अगला सवाल है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर
कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर केप्ट नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 2 एम्पियर। ठीक है, in the same plane as shown in the figure, calculate the magnitude and the direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor। सही बात है, अच्छा सवाल है ना। तो देखो यार, अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें कि 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, इससे इसके सामने एक अपने पास स्क्वायर लूप रखा गया, इसमें भी करंट कुछ ना कुछ आई बह रहा है। अब इसमें करंट जो बह रहा है, इस करंट इसके वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे कुछ ना कुछ, मतलब इस स्क्वायर लूप पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यार, आप लोग ध्यान से देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से आप लोग क्या देखोगे कि आप सभी को पता है कि इसके वजह से ये और इस पे दोनों पे फोर्स क्या लगेगा सर? बराबर लगेगा, है ना। मतलब सॉरी, डिस्टेंस अलग अलग है, तो देखना ध्यान से। तो तुम देख सकते हो बच्चों, जो लेंथ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है, जो कि 20 × 10⁻² मीटर है। I1 कितना बह रहा है? पहले वाले में करंट, सॉरी पहले वाले में करंट कितना बह रहा है बच्चों? पहले वाले में करंट बह रहा है 2 एम्पियर, दूसरे वाले में करंट बह रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, समझ गए? अरे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला याद है? μ0 I1 I2 अपॉन में 2πr, ये फॉर्मूला याद है क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अपने को 20 सेंटीमीटर के लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा μ0 I1 I2 L अपॉन में 2πr। भाई μ0 पता है, I1 पता है 2 एम्पियर, I2 पता है 1 एम्पियर, लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर और 2πr, इनके बीच के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पता है, निकल जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी निकल जाएगा। और इस वाले और इस वाले पे क्या कोई फोर्स लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए तो देखो क्या हो गया बच्चों, I1 हमारा I1 पता है, I2 पता है, R1 पता है और R2 पता है। ठीक है, तो फोर्स अगर देखा जाए बच्चों, तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखना, इस पे जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस पे जो लगेगा फोर्स, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इस पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब करंट बहती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स, नेट फोर्स लगेगा, इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जिसकी वजह से फोर्स माइनस इसकी वजह से फोर्स। तो देखो जरा, μ0 I1 I2 L अपॉन में क्या हो जाएगा? 2π भी तो लिखना पड़ेगा, 2π होता है ना? हाँ होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2π। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ठीक है, तो 1 अपॉन में R1 कितना है भाई? R1 है 10 सेंटीमीटर, ये देखो R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई इसके साथ 2π इसने लिखना भूल गया है, 2π भी इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2π लिख दीजिएगा। चलो, तो हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा इतना, मतलब इसको 2π के साथ सॉल्व करना है तो आंसर जो भी आएगा वो उतना आंसर हो जाएगा अपना। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, यहाँ पे इस पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर। इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है बच्चों ये ज्यादा है। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो नेट फोर्स किधर जाएगा सर? नेट फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये इस पे ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है सर, ये ज्यादा है। ठीक है, समझ गए? तो यहां से फार्मूला लगा लेंगे आप सभी लोग, μ0 I1 I2 अपॉन में 2π, L भी रख देंगे, नहीं हाँ L तो सेम ही है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा और यहाँ से आप लोग फोर्स निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, है ना भाई। चले, तो इस तरीके से अपना सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है, तो कह रहा है कि वे कंडीशन बताइए बच्चों, है ना, अंडर विद द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है, तो अपने को बताना है क्या सर? अपने को ये बताना है कि v बताना है कि अपने को, है ना, तो कह रहा है कि द वेलोसिटी वेक्टर v, है ना, ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड e एंड b वेक्टर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि अपने को क्या चाहिए यार? अपने को देखो ध्यान से कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, है ना, चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, है ना, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, और उसमें चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि
with different speed in the presence of electromagnetic field vectors can be used to चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीड। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्पीड निकालने के लिए, एक पर्टिकुलर स्पीड का चार्ज पार्टिकल निकालने के लिए आपको क्या कंडीशन बताना चाहिए। तो भैया आप सभी को करना क्या है ना, आप सभी को ये करना है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर जो v होगा उस चार्ज पार्टिकल्स का, है ना, वेलोसिटी वेक्टर जो चार्ज पार्टिकल को होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अर्थात ये सर कि अगर अपना इधर है वेलोसिटी तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बच्चों y में और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए z में। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होंगे सर, वो दोनों को हम लोग कर देंगे बराबर। क्या कर देंगे? दोनों को हम लोग कर देंगे बराबर। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों पे बराबर फोर्स लगना चाहिए, तब जाकर के अपना काम हो पाएगा, तब जाकर के हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीड का चार्ज पार्टिकल खोज सकते हैं। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा, QV। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा भाई, तो हो जाएगा QVB। अब द रिक्वायर्ड कंडीशन इज QV क्रॉस B शुड बी इक्वल टू QV। तो ये हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू E बाई बी, है ना। यहाँ से देखो Q से Q काट दो तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन में B आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन में B। ठीक है, तो इस कंडीशन, तो आप सभी को क्या करना है भैया, आपको वेलोसिटी अगर निकालना है तो E अपॉन में B देख लीजिए, E अपॉन में B से आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चले अगला सवाल। An electron moves around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.51 ampere, 0.51 angstrom with a velocity of 2 × 10⁵ meter per second. Calculate the following: equivalent current due to the orbital motion of electron, magnetic field produced at the center of the nucleus and the magnetic moment associated with the electron। आसान सवाल है, केवल फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, सारा कर सकते हैं हम लोग। अपने को देखो रेडियस दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, रेडियस दे रखा है आप सभी को और वेलोसिटी दे रखा है आप सभी को। तो कह रहा है इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। तो भाई करंट कैसे निकालोगे सर? करंट हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है भाई, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो करंट होता है सर होता है Q अपॉन में T। क्या होता है सर? Q अपॉन में T होता है ना। तो Q है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है तो Q हो जाएगा E और टाइम पीरियड T क्या हो जाएगा सर? टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr अपॉन में V। ये हो जाएगा बच्चों आपका करंट। तो करंट की वैल्यू आ गया EV अपॉन में 2πr। करंट की वैल्यू कितना आ गया सर? EV अपॉन में 2πr। सारा डेटा रख दीजिए। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ठीक है, उसके बाद स्पीड इतना 2π × r की वैल्यू भी दे रखी है, सारा सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से आपको निकल जाएगा जो करंट होगा वो आ जाएगा बच्चों 9.9 × 10⁻5 एम्पियर। यहाँ से करंट निकल गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखो दूसरा कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0I अपॉन में 2r। बोलो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये करंट इसमें बह रहा है आई, तो इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0I अपॉन में 2r। जस्ट हमने निकाला, अभी जस्ट हमें प्रूव किया था। ठीक है, तो भाई करंट हमने निकाल ही लिया है, सारा वैल्यू पता रख दीजिए तो आ जाएगा 1.23 टेस्ला। कितना आ जाएगा? 1.23 टेस्ला। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों I × πr²। करंट हमें पता ही है और πr² भी पता है, सारा वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल, सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे, जहां से बन सकते थे, जिस फॉर्मूले से बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे बच्चों, वो सब हमने कवर कर दिया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का, जो कि लास्ट टॉपिक आप सभी के लिए बच गया है। 5 नंबर का सवाल है। ड्रॉ सिमेट्रिक स्केच ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड डिस्क्राइब द ब्रीफली इट्स वर्किंग, है ना। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, है ना। तो ये अच्छा सवाल है, जरा देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर कुछ क्या होता है, किस टाइप का होता है। तो गैल्वेनोमीटर की प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, याद रखिएगा कि if a current carrying coil is freely suspended or pivoted in uniform magnetic field, it experiences a deflecting torque। आप सभी को पता है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? वो डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। भाई हमने देखा था ना, एक लूप देखा था, रेक्टेंगुलर लूप। तो क्या होता है बच्चों? फोर्स तो 0 होता है, बट क्या होता है? ये टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से ये घूम जाता है। क्या लगता है? घूम जाता है। तो इसका वर्किंग देखा जाए, है ना, इसको अगर आप एक जगह पे पिवोट कर देते हो, एक जगह पे पिन कर देते हो, तो पिन करने की वजह से क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमने लगेगा।
तो वर्किंग इसका होता है एज द पिवोटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, hence the passing current I through it deflecting torque acts on a coil which is given by tau is equal to BINA या फिर NAIB। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू हमने जस्ट प्रूव किया था, हमें एरिया पे डिपेंड, मतलब इसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, टॉर्क शेप पे डिपेंड नहीं करता, टॉर्क केवल और केवल एरिया पे डिपेंड करता है। तो चाहे सर्कुलर लूप रहे चाहे रेक्टेंगुलर लूप रहे, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी NAIB या फिर बीना, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा 1। ठीक है, N है नंबर ऑफ टर्न्स और A है कॉइल का एरिया और B है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जरा देखिएगा ध्यान से, अपने पास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये है अपने पास एक बच्चों सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। अब इस सर्कुलर कॉइल क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर एक टॉर्क लेगा, टॉर्क की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा भाई, डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये इधर उधर क्या करेगा, स्केल पे पॉइंट आउट करेगा और जिससे की वजह से क्या होगा, हमारा करंट मेजर होगा। जैसे कि आपने क्या करोगे, जब इसमें आप करंट फ्लो कराओगे भाई, जब इसमें आप करंट फ्लो कराते हो सर्कुलर लूप में, तो होगा क्या सर, जैसे हम लोग करंट फ्लो कराते हैं इसके ऊपर लगने लगेगा फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा, इस टॉर्क की वजह से घूमेगा, घूमने की वजह से जो सुई होगा इधर उधर डिफ्लेक्शन बताता है, इधर उधर डिफ्लेक्शन बताता है, राइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें घूम गया ये, है ना। अब जैसे ही हम लोग करंट को वापस करेंगे, जैसे हमने करंट को बंद कर दिया, जैसे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं करंट के प्रेजेंस को मेजर करने के लिए। तो भैया आपने एक वायर था उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, आपका करंट बता दिया कि भैया इतना करंट बह रहा है। अब जैसे ही आपने करंट को हटाया तो जो सुई था, वो जो सुई था जो कि डिफ्लेक्ट हो चुका है, उसको वापस लाना पड़ेगा जीरो पे, तब तो इसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, राइट। तो उसको हम लोग दोबारा जीरो पे लाने के लिए हम लोग एक लगाते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। क्या लगाते हैं, एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। चले, तो बच्चों द स्प्रिंग SP अटैच टू द कॉइल प्रोवाइड द काउंटर टॉर्क। ठीक है, तो इसमें हमने एक स्प्रिंग लगा के रखते हैं, क्या लगा के रखते हैं, स्प्रिंग लगा के रखते हैं जो कि काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कराता है। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट बैलेंसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क Q, है ना। इफ फाई इज स्टडी एंगुलर डिफ्लेक्शन देन काउंटर करंट इज काउंटर टॉर्क इज K × 5। टॉर्सनल कांस्टेंट K है और अगर आपका डिफ्लेक्शन फाई है तो दिस इज योर काउंटर टॉर्क, दिस इज योर काउंटर टॉर्क। एक काउंटर टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, जो टॉर्क आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, जो टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हुआ है, यानी NAIB जो कि K फाई के बराबर हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा NAB/K × I। ठीक है, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं बच्चों, जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन फाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है। जो डिफ्लेक्शन होता है वो फाई जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, वही चीज लिखा हुआ है, पूरा कहानी लिखा हुआ है इसका। अब इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। दस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, यानी कि आप जितना करंट फ्लो कराते हो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो कि हमें चाहिए भी था, है ना भाई। भाई अगर हम लोग 10 ज्यादा करंट फ्लो करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर को ज्यादा सुई डिफ्लेक्ट करके बताएगा, तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे ना कि हाँ भाई ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, राइट। आगे देखो, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इट कीप्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। Soft iron core in the galvanometer. The cylindrical soft iron core, when placed inside the coil of a galvanometer, makes the magnetic field stronger and radial in the space between and pole pieces, such that whatever the position of the rotation of the coil may be, the magnetic field is always parallel to its plane। ठीक है, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं, है ना। हम लोग कॉइल और जो कोर है उसको इस तरीके से हमेशा रखते हैं, है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस पे इसके परपेंडिकुलर लगता रहे। ठीक है, समझ गए, है ना। तो इस तरीके से इसका सेटअप बनाया जाता है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट्स कॉइल, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम लोग कहते हैं बच्चों करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, SI कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो जो IS जो होता है करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 पर यूनिट लेंथ, यानी कि इतना करंट फ्लाया, मतलब इतना करंट आपने फ्लो कराया तो आपको कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसका वैल्यू हो जाएगा NB/K। यहाँ देख लो 5/K कर दोगे तो क्या हो जाएगा, NB/K हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना रेडियन पर एम्पियर या फिर एम्पियर इनवर्स। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है कि आपने वोल्टेज चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, है ना। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी कि 5/V क्या करेंगे, 5/V। ठीक है,
अब अपने को V चाहिए, तो V कैसे आएगा सर, यहाँ पे V चाहिए तो अपने को R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/R, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो करंट, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R है, ठीक है। तो इंक्रीज इन द करंट सेंसिटिविटी, समझ गए। तो सिंस Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Is अपॉन में R है, Vs इज इक्वल टू Is अपॉन में R है ना। तो समझ गए, तो Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Is अपॉन में R हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है। तो याद रहेगा ये, है ना। तो Vs और Is में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, Vs इज इक्वल टू Is अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बच्चों की इंक्रीज इन द करंट सेंसिटिविटी डज नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट मे बी अफेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि Vs इज इक्वल टू आ गया Is अपॉन में R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो आपको दिख तो रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। वो डिपेंड कर सकता है रेजिस्टेंस पे, वो डिपेंड कर सकता है बच्चों, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर मान लीजिए आपने, अगर मान लो करंट था 2 और रेजिस्टेंस भी था 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपने करंट को 1 एम्पियर से बढ़ा दिया तो हो सकता है रेजिस्टेंस भी 1 एम्पियर से बढ़ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3/3, तो फिर से आ गया 1। तो ये जरूरी नहीं है भैया कि अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गया, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस के द्वारा भी अफेक्टेड हो सकता है, समझ गए। चले, तो यहाँ तक सभी को फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है भाई। चलो, करंट सेंसिटिविटी हमने देख ही लिया, ये होता है फार्मूला। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमने देख लिया, नीचे में आ जाता है R, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, ये सेम चीज 2 बार लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना सवाल। नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, आउटलाइन द नेसेसरी स्टेप टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस Rg इनटू एमीटर ऑफ गिवन रेंज, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है, 2 नंबर का सवाल है 2018 में, है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए आप सभी को पता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं RS, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो इसके पैरेलल में आपको लगा देना बच्चों एक शंट, है ना। तो ये हो गया बच्चों अपने पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा RG मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये हो गया शंट S, है ना। और ये करंट हो गया I, जो कि अपने को मेजर करना है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बच्चों एमीटर, है ना। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं इसके पैरेलल में, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके पैरेलल में, जिसको हम लोग कहते हैं शंट, ताकि पूरा पूरा करंट इससे फ्लो हो जाए, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय जस्ट कनेक्टिंग अ लोअर रेजिस्टेंस नोन एज अ शंट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चले, और यहाँ के इसका प्रिंसिपल लगा सकते हैं बच्चों की, इसमें मान लीजिए करंट IG जा रहा है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, I माइनस IG जाएगा, है ना। तो अगर ये दोनों पैरेलल में, दोनों वोल्टेज बराबर, तो वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा IR, यानी IG इंटू RG शुड बी इक्वल टू S इंटू I माइनस IG। S क्या है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ से आप लोग शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, शंट कितना हो जाएगा, S इक्वल टू IG अपॉन में I माइनस IG इंटू G हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें कि हमने तगड़े तगड़े सवालों को कर दिया है, तगड़े तगड़े डेरिवेशन को भी कर दिया, मतलब ओवरऑल जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे, जिस जिस टॉपिक से सवाल बन सकते थे, हमने वो सारी चीजें बच्चों डिस्कस कर दी है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन मजा आया होगा। अगर आप इसको देख लेते हो तो भाई गारंटी है कि तुम इससे पूरा का पूरा सवाल करके आओगे, बशर्ते कि तुमने इस लेक्चर को 1-2 बार जरूर देखा हो, प्रैक्टिस जरूर कर लिया हो, ठीक है भाई। तो क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया नया चैनल है, ग्रोथ कराना आप सभी का काम है, फर्ज बनता है ना। तो इस चैनल को यार ग्रोथ कराओ, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, है ना भाई, और शेयर कर दो, लाइक कर दो यार, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो फटाक से लेकर आ जाएं, ठीक है भाई। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।